हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को विक्रम का नमस्कार। रूस ने जब सबसे पहले तालिबान को आधिकारिक मान्यता देकर पश्चिमी देशों की नींव हिला दी तो पश्चिमी देश बौखलाकर सीधे संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए। वहां तालिबान के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया, लेकिन ठीक उसी वक्त एक ऐसा तूफान उठा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत ने बिना कुछ बोले तालिबान के समर्थन में खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र में पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत की इस चुपचाप लेकिन सधी हुई चाल ने संयुक्त राष्ट्र के भीतर भूचाल ला दिया। जैसे ही भारत ने तालिबान का पक्ष लिया, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में खलबली मच गई। पाकिस्तान, जो खुद तालिबान के नाम पर दुनिया में तमाशा करता था, अब उसे भारत तालिबान की दोस्ती की तस्वीरें चुभने लगीं। तालिबान, जो अब तक केवल पाकिस्तान को अपना पुराना मित्र मानता था, वह अब भारत के आगे कृतज्ञता की भाषा में बोलने लगा है। भारत ने तालिबान के लिए भले ही कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रस्ताव के खिलाफ खामोशी से जो स्टैंड लिया, वह तालिबान को दिल से छू गया। तालिबान पहले से ही भारत की मदद के लिए कई बार धन्यवाद बोल चुका है, और अब जब रूस और भारत दोनों तालिबान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो अफगानिस्तान की सरजमी पर भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक मजबूत होती जा रही है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने तालिबान को कैसे बचाने का प्रयास किया है। सबसे पहले देखिए कि संयुक्त राष्ट्र में कौन सा प्रस्ताव सामने आया और उसका मकसद क्या था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जर्मनी की तरफ से एक बेहद संवेदनशील प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका नाम था अफगानिस्तान की स्थिति। यह प्रस्ताव सीधे तालिबान की मौजूदा सरकार को संबोधित था और इसमें मुख्य 3 बातें रखी गई थीं। पहला, महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, नौकरी और सार्वजनिक जीवन से बाहर रखने की जो नीतियां तालिबान ने लागू की हैं, उन्हें तुरंत खत्म किया जाए। दूसरा, अफगानिस्तान की धरती को किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। और तीसरा, देश में मानवीय संकट को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद को अनुमति दी जाए और वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली का प्रयास किया जाए। दरअसल यह प्रस्ताव तालिबान के खिलाफ सीधा दबाव बनाने के लिए था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे स्वीकार करने से पहले उससे न्यूनतम मानवाधिकारों का पालन करवाए। यह प्रस्ताव एक तरह से तालिबान की नीतियों पर विश्व समुदाय का तीखा विरोध था, जिसमें उसे स्पष्ट रूप से चेताया गया कि उसकी मौजूदा नीतियां वैश्विक स्वीकार्यता के योग्य नहीं हैं। जिस तरह से रूस ने अचानक तालिबान को मान्यता दे दी है, उसे देखकर पश्चिमी देश बौखलाए हुए हैं और उन्होंने यह प्रस्ताव लाकर बाकी उन सभी देशों पर दबाव बनाने का प्रयास किया है जो तालिबान को मान्यता देने की सोच रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि इस प्रस्ताव पर मतदान का नतीजा क्या रहा। इस बेहद संवेदनशील प्रस्ताव पर जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुई, तो दुनिया के देशों की सोच साफ नजर आई। कुल 113 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, यानी वे चाहते थे कि तालिबान पर वैश्विक दबाव बनाया जाए। लेकिन अमेरिका और इसराइल ने विरोध किया, शायद इसलिए क्योंकि उनके अपने रणनीतिक हित या अलग दृष्टिकोण थे। यह भी हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल में इस वक्त जिस पार्टी की सरकार है, वह दूसरे देशों में मानव अधिकार को लेकर ज्यादा हंगामा नहीं करती है। जैसे कि ट्रंप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई देश अपने देश में क्या करता है, उन्हें बस बिजनेस से मतलब है। इसके साथ ही इसराइल गाजा में इस समय क्या कर रहा है, इस पर मानव अधिकार वाले हंगामा करते रहते हैं, जिससे इसराइल नाराज रहता है। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि 12 देश वोटिंग से दूर रहे और भारत तथा चीन इनमें शामिल थे, यानी इन देशों ने ना तो इसका समर्थन किया ना विरोध किया। इसे अब्स्टेंशन कहा जाता है। भारत जैसे देश ने इससे दूरी बनाकर दुनिया को यह संकेत दिया कि वह न तो तालिबान को अभी खुलकर समर्थन देने के पक्ष में है और न ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव की राजनीति में बहने को तैयार है। चीन का अब्स्टेंशन उसके अपने रणनीतिक हितों से जुड़ा था, लेकिन भारत के लिए यह एक संतुलन की नीति थी, जो एक तरफ अफगान जनता के लिए सहानुभूति दिखाता है और दूसरी तरफ तालिबान से सीधा टकराव भी नहीं करता। इस अब्स्टेंशन को एक बहुत ही रणनीतिक और नपे तुले फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपका सवाल होगा कि तालिबान के खिलाफ भारत ने वोट क्यों नहीं दिया। सबसे अहम सवाल यही है कि भारत ने वोटिंग से दूरी क्यों बनाई। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने इसकी वजह बहुत साफ शब्दों में बताई। सिर्फ दंड देना ही समाधान नहीं होता, यानी युद्ध से उबरते किसी भी देश के साथ अगर दुनिया केवल सजा देने का रवैया अपनाएगी तो वहां सुधार नहीं होगा, बल्कि हालात और बिगड़ेंगे। भारत ने इस प्रस्ताव में आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और ठोस कदमों की कमी महसूस की। भारत ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा न हो,
इसे सुनिश्चित करना जरूरी है, खासकर पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की सक्रियता को देखते हुए। इस एब्सटेंशन के जरिए भारत ने एक तरफ तालिबान को सुधरने का मौका दिया, दूसरी ओर पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी। यह भारत की एक परिपक्व, जिम्मेदार और संतुलित विदेश नीति का हिस्सा है, जिसमें वो मानवीय सहायता के लिए तैयार है, लेकिन आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी बरकरार रखता है। अगला सवाल होगा कि रूस ने तालिबान को मान्यता देकर क्या नई तस्वीर खड़ी कर दी। तो जब से तालिबान ने दोबारा काबुल की सत्ता संभाली है, दुनिया भर के देश उससे कन्नी काटते रहे हैं। कोई औपचारिक मान्यता नहीं दे रहा था, बस लिमिटेड कॉन्टैक्ट यानी सीमित बातचीत कर रहा था। लेकिन जुलाई 2025 में रूस ने इस पूरी सोच को झकझोर दिया। रूस तालिबान को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। इसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वैधता देने का काम किया। रूस ने यह भी कहा कि अब वह ऊर्जा, परिवहन, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तालिबान सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। तालिबान के विदेश मंत्री ने इसे साहसी कदम कहा। चीन ने भी रूस के इस फैसले का स्वागत किया। रूस के इस कदम से अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसे देशों पर दबाव भी बनता है। शायद यही कारण है कि जर्मनी में यह प्रस्ताव लाया, लेकिन अमेरिका ने चौंकाते हुए इसके खिलाफ वोटिंग कर दी। नेक्स्ट सवाल है कि या फिर भारत तालिबान से कैसे अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। भारत तालिबान के साथ अब तक कैसे जुड़ा है? तो भारत ने तालिबान के साथ अब तक कोई औपचारिक रिश्ता नहीं बनाया है, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि कोई संपर्क नहीं है। भारत एंगेज विदाउट रिकॉग्निशन की नीति पर काम कर रहा है, यानी मान्यता नहीं देंगे लेकिन बातचीत जारी रहेगी। 2022 में भारत ने काबुल में अपना टेक्निकल मिशन दोबारा शुरू किया, जो कि एक सीमित कूटनीतिक उपस्थिति है। इसके बाद मई 2025 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। यह पहली बार था कि भारत के टॉप लेवल पर तालिबान से सीधा संवाद हुआ और उसका सार्वजनिक बयान भी जारी हुआ। जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और मुत्ताकी के बीच दुबई में सीधी मुलाकात भी हो चुकी है। यह सब संकेत देता है कि भारत धीरे धीरे तालिबान को नजरअंदाज नहीं बल्कि नजर में रखकर संवाद कर रहा है। इससे भारत को वहां के घटनाक्रम पर नजर रखने, मानवीय सहायता पहुंचाने और पाकिस्तान की घुसपैठ रोकने में मदद मिलती है। अगला सवाल है कि तालिबान भारत को इतना थैंक यू क्यों बोलता है? मानवीय मदद के मोर्चे पर भारत क्या कर रहा है? देखिए, भारत का तालिबान से भले ही कोई औपचारिक राजनयिक रिश्ता ना हो, लेकिन अफगानिस्तान की आम जनता के लिए भारत ने जो मदद भेजी है वह न सिर्फ बड़ी है बल्कि बेहद संवेदनशील समय में पहुंची है। जब अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली, तब वहां अफरा तफरी और भुखमरी जैसी स्थिति बन गई थी। दुनिया के कई देश तब 2 कदम पीछे हट चुके थे, लेकिन भारत ने इंसानियत की डोर थामी। अब तक भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा है ताकि लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। इसके साथ ही 330 मीट्रिक टन से अधिक दवाएं और टीके, 40,000 लीटर कीटनाशक, मेलाथियान और 58.6 टन जरूरी सामान भेजा गया है। इतना ही नहीं, भारत पूरे अफगानिस्तान में 500 से अधिक विकास परियोजनाओं में काम कर चुका है, जिनमें सड़कें, बांध, बिजली, स्कूल और अस्पताल शामिल हैं। यह सब इस बात का प्रमाण है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है, चाहे सत्ता में कोई भी हो। यह मदद भारत की जन केंद्रित नीति को दिखाती है, यानी सरकार नहीं, जनता प्राथमिकता है। अब आपका सवाल होगा कि भारत तालिबान को लेकर आगे क्या सोच रहा है। रूस ने तालिबान को मान्यता देकर एक बड़ा भूचाल ला दिया है और चीन पहले से ही व्यापारिक संबंधों में आगे बढ़ चुका है। ऐसे में भारत के सामने अब 2 स्पष्ट विकल्प खड़े हैं। पहला विकल्प है अपनी वर्तमान नीति को जारी रखना, यानी तालिबान से संपर्क तो बनाए रखना, लेकिन उसे औपचारिक मान्यता न देना। इस विकल्प से भारत पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ अपने संबंध बरकरार रख सकता है और अपनी साख को भी बनाए रखेगा। वहीं दूसरा विकल्प है धीरे धीरे तालिबान को मान्यता देने की तरफ बढ़ना, जैसा कि रूस और चीन कर रहे हैं। यह विकल्प भारत के रणनीतिक हितों के लिहाज से फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे अफगानिस्तान में भारत की पकड़ मजबूत हो सकती है और पाकिस्तान की दखल कम की जा सकती है। लेकिन इसका जोखिम यह है कि इससे पश्चिमी साझेदार भारत से दूरी बना सकते हैं। भारत को इस समय कूटनीतिक संतुलन के साथ चलना होगा, जहां उसे न पूरी तरह झुकना है और न पूरी तरह रुकना है। हर कदम बहुत सोच समझकर रखना होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत और
तालिबान की नजदीकी से पाकिस्तान क्यों बेचैनी में है? पाकिस्तान की बेचैनी एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि जिस अफगानिस्तान को वह अपना पिछवाड़ा मानता रहा है, अब वहां भारत की आवाज फिर से सुनाई देने लगी है। जब तालिबान सत्ता में लौटा तो पाकिस्तान को लगा कि अब उसका नियंत्रण अफगानिस्तान में और मजबूत होगा। लेकिन भारत ने जो सॉफ्ट एंगेजमेंट अपनाया, जिसमें मान्यता नहीं दी लेकिन संपर्क बनाए रखा, उसने पाकिस्तान को चौंका दिया। भारत और तालिबान के बीच जो संवाद हो रहा है, उससे पाकिस्तान को डर है कि भारत अफगानिस्तान में फिर से विकास और मानवीय सहायता के बहाने अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा। इससे भारत को आतंकवाद विरोधी रणनीति में भी फायदा मिलेगा। अगर भारत को अफगान सरकार या वहां की एजेंसियों से सीधी जानकारी मिलने लगी तो पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकी नेटवर्क जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियां सामने आने लगेंगी। ऐसे में भारत अफगान जमीन से आतंक के नेटवर्क पर सर्जिकल रणनीति चला सकता है। पाकिस्तान को डर है कि भारत और तालिबान का यह बढ़ता संवाद उसके दशकों पुराने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के सपने को पूरी तरह चकनाचूर कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान बेचैन है, डरा हुआ है और हर कदम पर भारत की हरकतों पर नजर गड़ाए हुए है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।